दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट हेज फंड मैनेजर रे डेलियो, इन्होंने एक बड़े संकट की ओर इशारा किया है। एक तरीके से वार्निंग दी है यूएस इकोनॉमी को लेके। बहुत बड़ा फाइनेंशियल रीसेटिंग हो सकती है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकती है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकती है अमेरिका के अंदर। एकदम उसके किनारे पे खड़ा है अमेरिका, ऐसा रे डेलियो साहब का कहना है। डेफिनेटली इन्होंने कुछ अलूल जलूल बातें नहीं की है, अच्छी बातें भी की हैं और उससे बचने का उपाय भी हमें बताया है। अब न्यूज तो बन रही है, मार्केट में पैनिक तो इन चीजों से हो रहा है। अब अमेरिका में के लिए इन्होंने कहा है, तो इंडिया को क्यों, इससे क्या लेना देना है। अब देखिए, अभी के टाइम पे दुनिया की सारी इकोनॉमीज कनेक्टेड होती है, तो छोटी इकोनॉमी पे हो तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी के अंदर अगर कुछ खराब चीज आएगी, कोई क्राइसिस आएगा, तो ऐसा नहीं है कि दूसरी बड़ी इकोनॉमीज बचेंगी। मतलब कम से कम मार्केट क्रैश तो हर जगह होगा अगर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी का मार्केट क्रैश होता है। तो किस तरफ उन्होंने इशारा किया है और कैसे बचने के लिए बताया है, वो भी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। उन्होंने इशारा किया है, उन्होंने अपनी स्टडी के बारे में बताया कि 500 सालों की स्टडी ये बताती है कि हर एक जो साम्राज्य होता है वो पहले ग्रोथ के फेज में आता है, फिर ग्रोथ के फेज के बाद उसका एक पीक बन जाता है, और पीक बनने के बाद डिग्रेड हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है साम्राज्य, मतलब गिरता है, फिर एक नए साम्राज्य की शुरुआत होती है उसके बाद। तो पिछले 500 सालों की स्टडी में रे डेलियो साहब ये कहते हैं, और अमेरिका के लिए वो कहते हैं कि अमेरिका का ग्रोथ का फेज खत्म होके पीक का फेज भी आके वो भी अब लास्ट स्टेज में आ चुका है। तो ग्रोथ का फेज तो खत्म हुआ ही, अब पीक वाला स्टेज भी लास्ट में पहुंच चुका है। जो हम लोग पंप डंप की बात करते हैं, कोई भी इस तरीके की जो ये कर्व होता है और फिर यहां से जो गिरावट होती है, तो कर्व का जो एकदम गिरावट वाला पॉइंट है वहां पे अमेरिका खड़ा है, ऐसा रे डेलियो साहब का मानना है। कि रीजनिंग क्या दी है उन्होंने, रीजनिंग ये दी है कि पहले तो अमेरिका ने जो कर्ज लिया वो ग्रोथ के लिए लिया, वो गुड डेट था, अच्छा कर्ज था, उससे ग्रोथ हो रही थी, जॉब क्रिएशन हो रहा था, मतलब ग्रोथ की चीजें हो रही थी, डेवलप हो रही थी कंपनी। लेकिन अब अमेरिका को कर्ज लेने की आदत सी हो चुकी है। हर टाइमलाइन जो खत्म होने वाला था उसके बाद डेट की रीफाइनेंसिंग हो जाती है, डेट क्लियर नहीं हो पा रहा है, डेट कम नहीं हो पा रहा है, मतलब कर्ज क्लियर छोड़ो, कर्ज कम भी नहीं हो पा रहा है। हर क्वार्टर में, हर महीने, हर साल जो लगातार अमेरिका जो कर्ज है वो बहुत ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। जो अमेरिका की जीडीपी है उसके मुकाबले में जो अमेरिका के ऊपर कर्ज है वो हर क्वार्टर में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा है। और जो ये कर्ज है वो अब गुड डेट नहीं रहे, मतलब अच्छा कर्ज नहीं रह गया, ये बैड डेट बन चुका है, और एक बहुत बड़ी लायबिलिटी की तलवार एक तरीके से कह सकते हैं जो अमेरिका के सर पे लटक रही है। और इसके साथ मतलब एक तरफ तो ये डेट की प्रॉब्लम है अमेरिका के लिए, दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर जो ग्रोथ है वो इतने सारे स्टेट्स में, ज्यादातर जो स्टेट्स हैं अमेरिका की, वहां पे ग्रोथ नहीं हो पा रही, डी ग्रोथ हो पा रही है। कई स्टेट्स में कंसोलिडेशन का फेज एकदम चल रहा है, स्टैग्नेंट हो चुकी है, ग्रोथ है ही नहीं। ओवरऑल अमेरिका के अंदर में जो हमें ग्रोथ दिखती है, मुश्किल से 2 से 3 स्टेट्स हैं जहां से मेजॉरिटी की ग्रोथ आ रही है, ये कहना है रे डेलियो साहब का। और यही 3 स्टेट्स हैं जहां पे मेजॉरिटी ऑफ वेल्थ जो है वो भी एक जगह पे एक्युमुलेट हो रहा है। वेल्थ के अंदर मतलब रिच और पुअर, मतलब जो रिच क्लास है और पुअर क्लास है। इंडिया के बारे में सब लोग बात करते हैं कि सारा वेल्थ 1% के पास है, बाकी 99% लोग पुअर है। अमेरिका के लिए भी रे डेलियो साहब यही कहते हैं कि सारा वेल्थ जो है वो ये टॉप 3 स्टेट्स में आ चुका है, और अमेरिका के 1% लोगों के पास ही सारा वेल्थ सिमट के आ चुका है। और ज्यादा लोगों की जो अर्निंग है वो लगातार घटती जा रही है, और ये एक बहुत बड़ी परेशानी है। तो एक तरफ तो अमेरिका के ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है, दूसरे तरफ अमेरिका के अंदर डी ग्रोथ की समस्या आ चुके हैं, अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन की समस्या आ चुके हैं, अमेरिका के अंदर जॉब प्रॉब्लम्स की समस्या आ चुके हैं। इनकम लोगों की उतनी, मतलब मेजॉरिटी में लोगों की इनकम जो है वो उतनी ज्यादा नहीं है, वो घट रही है। कुछ लोगों की इनकम बहुत ज्यादा है जिसके अंदर ओवरऑल इनकम हमें ज्यादा दिखती है। तो ये दो तरफ की जो परेशानी है वो
इन दोनों परेशानियों को मिला के कहते हैं कि अमेरिका जो है वो कोलैप्स, अमेरिकन जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स होने के कगार पे है। शुरुआती फेज में जैसे पूरी दुनिया डॉलर को एक इंटरनेशनल करेंसी मान रही थी, लेकिन अभी के फेज में देखें तो काफी कंट्रीज ऐसी हैं जो चाहती हैं कि हम डॉलर में ट्रेड ना करें, हम डॉलर को रिजर्व की तरफ ना रखें, हम डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे, उसको ग्लोबल करेंसी नहीं बनाएंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमें देखने को मिला अभी गोल्ड का जो रैली हुआ है, गोल्ड का जो रस हुआ है, जब अलग अलग सेंट्रल बैंक जैसे इंडिया के सेंट्रल बैंक, चाइना के सेंट्रल बैंक, रसिया के सेंट्रल बैंक, ये सब जो सेंट्रल बैंक्स है वो स्विट्जरलैंड वगैरह की भी बहुत ज्यादा गोल्ड खरीद रही थी, क्योंकि वो गोल्ड को अब अपने रिजर्व की तरह ट्रीट करती हैं, डॉलर को बिल्कुल रिजर्व की तरह ट्रीट नहीं करती। जो स्तर डॉलर को मिल चुका था वापस अब गोल्ड को मिल रहा है, और मतलब गोल्ड को तो वो लेवल पहले से प्राप्त है, लेकिन अब डॉलर वाला जो काम था वो भी गोल्ड ही कर रहा है। बीच में जो काम डॉलर को सौंप दिया गया था इंटरनेशनली सारी कंट्रीज मिलके, तो इसका भी बुरा अफेक्ट अमेरिकन इकोनॉमी पे होगा। और इन सब चीजों पे अंतिम जो कील है वो मानना है रे डालियो साहब का भी और काफी सारे इकोनॉमिस्ट का भी मानना है, ये जो ताबूत है, इस ताबूत पे जो कील अंतिम है वो इलेक्शन में ट्रंप जी जो विनर बन गया वो लगी, और ट्रंप लगातार उस लास्ट कील पे हथौड़ा मार रहे। तो ये सब कारण बताए रे डालियो साहब ने कि अमेरिका के अंदर कोलैप्स हो सकता है, फाइनेंशियल बहुत क्राइसिस आ सकता है, वो उन्होंने अमेरिका के लिए कहा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसा नहीं होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसका असर सारी जगह पे देखने को मिलेगा। और ये बिल्कुल अलग बात कही है, जिस कारण अभी जो मार्केट के अंदर में हॉरर मचा हुआ है, जो ये तबाही का मंजर मचा हुआ है, वो एआई बबल के कारण मचा हुआ है। मतलब एआई को लेकर जो बहुत ज्यादा वैल्यूएशन का बबल बन गया उसके कारण मचा हुआ है। उस चीज का जिक्र भी रे डालियो साहब ने नहीं किया। रे डालियो साहब अपने कारण बता रहे हैं किस कारण से 2026 के अंदर या 2027 के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस अमेरिका के अंदर आ सकती है। एआई बबल का तो अलग ही खेल चल रहा है, वो अलग चल रहा है। तो ये सब परेशानी, अब कैसे इससे बचा जाए? तो देखिए रे डालियो साहब ने कहा कि क्रैश परेशानी नहीं है, क्रैश परेशानी उनके लिए है जो प्रिपेयर्ड नहीं रहते हैं। जो प्रिपेयर्ड रहते हैं, क्रैश हमेशा ही उनके लिए अपॉर्चुनिटी होती है। अब देखो जो लोग जो कि ये भी जो डरा रहा है, जो बता रहा है कि दिक्कत हो सकती है, वो ये भी बता रहा है कि वो दिक्कत अपॉर्चुनिटी है। दिक्कत से डरना नहीं है, वो दिक्कत अपॉर्चुनिटी है, उससे फायदा होगा। अब प्रिपेयर्ड और अनप्रिपेयर्ड में क्या अंतर होता है? प्रिपेयर्ड ऐसा होता है इंसान जो कि अपना हर एक अंडा एक ही बास्केट के अंदर डाल देता है, और प्रिपेयर्ड इंसान वो होता है जो अपना अलग अलग बास्केट के अंदर एग्स को बांट के रखता है। जैसा कि मैं हमेशा आपको कहता हूं, और वही चीज वो कह रहे हैं, एसेट एलोकेशन का ध्यान रखिए, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। सिंपल यही चीज वो कहना है उनका कि अगर आप आने वाले क्रैश किसी भी, अब देखो ये डेट क्राइसिस की बात करें ना, किसी तरीके का कोई ब्लैक स्वान इवेंट हो जाता है, उसके कारण भी अगर क्रैश आता है तो हम प्रिपेयर्ड तभी रह सकते हैं जब हमारा अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्टेड है पैसा। जैसे अगर रियल एस्टेट में है पैसा तो वहां पे भी इन्वेस्ट कर लेना है, नहीं है पैसा तो रीट्स के थ्रू कर सकते हैं। गोल्ड फिजिकल फॉर्म में इन्वेस्टमेंट है, नहीं है इन्वेस्टमेंट तो वहां भी हम ईटीएफ के रूप में कर सकते हैं। रियल एस्टेट और गोल्ड अगर फिजिकल फॉर्म में है बहुत बढ़िया है, फिर तो कोई कहीं ले ही नहीं जा सकता हमें उससे किसी भी सिचुएशन में। अगर नहीं है तो डिजिटल फॉर्म में रीट्स या ईटीएफ के थ्रू इन दोनों रियल एस्टेट और गोल्ड के अंदर कर सकते हैं। दो एसेट क्लास हमारे पास ऐसे ही हो जाते हैं। जो नियर टर्म का पैसा है उसको हम डेट के अंदर रख लेते हैं तो तीसरा एसेट क्लास हमारे पास आ जाता है। जो लॉन्ग टर्म का पैसा है उसे हम इक्विटी के अंदर रख लेते हैं तो हमारा चौथा एसेट क्लास हो सकता है। और अगर बहुत ही ज्यादा कोई एग्रेसिव इन्वेस्टर है, उनको समझ में आती है चीजें क्रिप्टो की, तो उधर भी आप आजमा सकते हो हाथ, और वहां भी लॉन्ग टर्म वाला ही जाएगा, और मतलब नहीं है जरूरत जिस पैसे की वही जाएगा, तो पांचवा एसेट क्लास हो जाता है। ऐसे और भी आपको एसेट क्लासेस दिखते हैं, जैसे मतलब कई लोग होते हैं जो अलग अलग जगह पे, बहुत लोग तो बैग्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, कोई स्नीकर्स के अंदर इन्वेस्ट करता है। तो भाई अपनी अपनी जिसको जो समझ में आता है करिए, लेकिन एसेट वाइज अपना जो वेल्थ है उसको डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट करके रखिए, अलग अलग बांट के रखिए। पूरा पैसा वो कहते हैं कि इक्विटी के अंदर नहीं झोंकना है। और डेफिनेटली ये चीज मैं हमेशा ही जब भी कोई ऐसी क्रैश की बात करते हैं मैं यही चीज आपको समझाता हूं कि अगर आप प्रिपेयर्ड हैं, कहने का मतलब
हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा पोर्टफोलियो आपका होना चाहिए। उसको कैसे एडजस्ट करके हमेशा रखना है वो आपको समझना है, लेकिन हर एक पॉइंट पे आपके पास अगले 5 साल का पैसा बिल्कुल भी इक्विटी में नहीं इन्वेस्टेड होना चाहिए, तभी आप प्रिपेयर्ड रहेंगे। गोल्ड के अंदर होना चाहिए, डेट के अंदर होना चाहिए, मतलब अगर गोल्ड भी नहीं तो डेट और इक्विटी का मिक्सचर तो होना ही चाहिए, शॉर्ट रेट लॉन्ग इक्विटी, बात खत्म। तो इतने में भी आप प्रिपेयर्ड रह सकते हो। उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। डर तो सबको लगता है भाई, और ऐसी ऐसी न्यूज आती है तो और डर लगता है। यहाँ मतलब दो चीजें, अब एक तो रे डेल्यू वाली वार्निंग आ गई, इधर यही बबल का अलग परेशानी चल रहा है, तो थोड़े से घने बादल हो चुके हैं, लेकिन उम्मीद है पिछला हफ्ता बहुत बुरा गया, हो सकता है अगला हफ्ता में कुछ अच्छी खबर आ जाए और अगला हफ्ता अच्छा जाए। आप अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।